कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के अधिकार की बातें किया है, महिला सशक्तिकरण की बातें आप कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में रखा। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, उनके समय में महिला सशक्तिकरण पर बातें हुई और कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के बिल पर हमेशा सवाल उठाया और हमेशा वो दिलाने का कोशिश किया। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि क्या 2024 जो अब बात कर रहे थे कि 2023 में लागू हो गया, संसद से पारित हो गया, लेकिन ये 2026, 2027 और अभी गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट आया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में शायद इसको लागू किया जाए या उस समय तक होने की संभावना है। लेकिन अपने आप को एक आइडियोलॉजी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, एक महिला सुरक्षा के जो आप बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की जो आप बात करते हैं, उस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी इस पर सोचेगी? देखिए, आपके सवाल का मैं स्वागत भी करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि आप महिला सशक्तिकरण पर बल दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में रखता है, मैं पहले भी कहा, और आने वाले 2024 के चुनाव में मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को टिकट मिलेगा और वह चुनाव जीत के जाएंगी। और कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं को हक अधिकार की लड़ाई लड़ा है और उनको आने वाले 2024 के चुनाव में अगली पंक्ति में जरूर रखेगा। भारत एक तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही हम 10-15 सालों में विकसित देश की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक नीति को बढ़ावा दिया, लेकिन आज विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार औद्योगिक घराने को टारगेट किया जा रहा है। उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को, उनकी जो औद्योगिक वृद्धि है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? देखिए, किसी औद्योगिक घराने को ब्रेक नहीं लगाया जा रहा है। विपक्ष की भूमिका यह होती है कि कोई भी औद्योगिक घराना हो या कोई भी राजनेता हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो बेलगाम होने लगे, वो अपने मूल परिवेश से हट जाए, तो उन पर अंकुश लगाना हमारा कर्तव्य है। और उसी के तहत कई बार सवालें उठी है औद्योगिक घरानों पर, लेकिन उनका स्वागत है। अगर वो बेहतर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। औद्योगिक के जनक हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, औद्योगिक के जनक हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्परता से काम किया है। तो हमारा यही रहता है कि जो भी औद्योगिक घराने हैं या उद्योगपति हैं, वो जो संविधान कहता है, भारतीय दंड संहिता कहता है, उसके अनुसार काम करें। जब वह राजनेताओं के व्यक्ति विशेष के कामों पर काम करने लगते हैं, तब यह लगने लगता है। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उठाती है और सदैव उठाती रहेगी। उद्योग राष्ट्र का मूल बेस है और उसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर है। आप कह रहे हैं, आपकी बातें सही है, एक हद तक सही हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं औद्योगिक जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पे, तो एक तरफ आप उनको कहते हैं कि उन्होंने पोर्ट खरीद ली, उन्होंने एयरपोर्ट खरीद लिया, उन्होंने गैस खरीद लिया, उन्होंने रेलवे खरीद ली। एक तरफ आप ही की गवर्नमेंट की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार राजस्थान में है, जो कि 60,000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट देती है अडानी को। वहीं छत्तीसगढ़ में उनको कोल माइंस दिया जाता है, वहीं केरल में उनको एयरपोर्ट दिया जाता है और सी पोर्ट दिया जाता है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं है। देखिए, हमने अपना जो पीछे बोला, फिर वही बात मैं बोलूंगा। अगर वो अपने मूल परिवेश से भटकते हैं तो उन पर सवाल जरूर उठेगा, लेकिन अगर जिस फील्ड में वो बेहतर करते हैं और हमारे राज्य को अगर उसमें विकास देते हैं उद्योग के माध्यम से, तो उनका स्वागत है। लेकिन वो राजनीतिक तंत्रों के हाथों में अगर खेलने लगेंगे तो उनका विरोध है और वह अपने मूल परिवेश से ना भटके, उद्योग के क्षेत्र में विकास करें, हमारे देश का नाम करें, हमारे राज्य का नाम करें। देश और राज्य सदैव उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। चलिए, आपकी बातें सकारात्मक लगती हैं। देखते हैं कि आप औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, औद्योगिक घरानों को भारत के हित में कब तक आप उनको सार्थक परिणाम देते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय राजनीति से हटकर क्षेत्रीय राजनीति पे आते हैं
क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, इनके घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे? देखिए, ये तो राज्य के मुखिया पर सवाल उठाने की बात है, लेकिन राष्ट्र के युवाओं के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमेशा तत्परता दिखाया है। घोषणा पत्रों में जो भी उन्होंने पूर्व में घोषणा किया या आने वाले समय में जो घोषणा करेंगे, वो युवा है और पहली प्राथमिकता में युवा को रखेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीका से उनका कार्य संतोषपूर्ण चल रहा है झारखंड राज्य में, आने वाले समय में तमाम युवाओं के हाथों में रोजगार होगा, किसान भाइयों के खेतों में लहलहाता फसल होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि श्री हेमंत सोरेन ने बहुत से क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया, क्या आप स्पेसिफिक 2-3-4 क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां की आपने रोजगार सृजन किया हो, या आप ये बताएं कि आपका फर्दर प्लानिंग क्या है, आप रोजगार देने के क्षेत्र में और क्या करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार पैदा हो? देखिए, इसका जीता जागता सबूत पूर्व कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री हमारे इस पलामू जिले में आए थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। उसके इसी महीने में, पिछले महीने में वो 15 दिन पहले आए थे और गन के चियाकी में उन्होंने 55,000 लीटर से ऊपर का दूध शीत केंद्र का उद्घाटन किया। तो वहाँ पे भारी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। दूध का उत्पादन जब वहाँ से होकर और जब विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा तो हमारे नौजवानों के हाथों में रोजगार आएगा। बहुत सारे अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, उसके माध्यम से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारे को रोजगार देने का काम किया है और इस पर पहल हो रही है। बहुत सारे उद्योग घराना झारखंड में आ रहे हैं और उनके माध्यम से भी झारखंड के मुखिया ने यह तय किया है कि उद्योग लगाकर सुदूरवर्ती इलाकों को विकसित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी और भारत की प्रधानमंत्री थी, बेग पार्डन, जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक परियोजना का उद्घाटन किया था, शायद आपको याद होगा, मलय डैम परियोजना। वो लगभग 55 सालों से लंबित है। बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि मलय डैम परियोजना को शुरू किया जाएगा। शुरुआत के समय में वहाँ कुछ काम भी देखने को मिला कि नहरें खुदाई हो रही थी, नहरों का मरम्मतीकरण किया जा रहा था, लेकिन बाद में वो ठंडे बस्ते में चला गया। आप देखेंगे कि 55 सालों से लगातार राजनीतिक उदासीनता का शिकार मलय डैम परियोजना रहा। अगर वह परियोजना समय पर पूर्ण हो गया होता तो क्या आपको नहीं लगता है कि पलामू और संयुक्त बिहार से जो छूटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे औरंगाबाद, रोहतास, इन इलाकों का भी कायाकल्प हो गया होता है? हुसैनाबाद, जो पलामू से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का कृषि के क्षेत्र में कायाकल्प हो गया होता। और अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी किसको देनी होगी, किसको हम देंगे इसकी जिम्मेवारी? किसी को तो जिम्मेवारी देनी होगी, किसी पर तो जिम्मेवारी तय करनी होगी, तभी तो आगे होगा, बढ़ेगा काम। देखिए, जहाँ तक मलय डैम की बात है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से 2019 में इस राष्ट्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑनलाइन उसका शिलान्यास किया था कि यह आने वाले 2024 से पहले मलय डैम बन के तैयार होगा और यहाँ के किसानों के हाथों में रोजगार भी होगा और उनके खेतों तक सिंचाई की व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन आपने ठीक कहा कि यह थोड़ा सा चुनावी मुद्दा बन के रह गया और ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मलय डैम पलामू का और पलामू से जुड़े हुए बिहार के इलाकों का लाइफ लाइन है, जीवन दायिनी है। यहाँ के किसानों के लिए लाइफ लाइन के रूप में काम किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव सिंचाई की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया था। मलय पर बहुत सारा काम किया गया था। उस समय उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के चलते कांग्रेस ने जब मलय का शुरुआत किया था तो उग्रवाद प्रभावित होने के चलते, उग्रवाद प्रभावित इलाका बहुत सघन इलाका था, वहां के उग्रवादियों ने बहुत तांडव मचाया मलय में, जिसके कारण कुछ दिन वह बाधित हुआ। फिर
बाधित होने के कारण वहां के पदाधिकारी भी पलायन कर गए, आम जनता भी पलायन कर गई। लेकिन भाजपा ने बड़े बड़े बोल बोल के मलय डैम को अपना मिशन एम्बिशन बताकर चाहा कि यह मलय डैम हम 2024 में चालू कर देंगे और सिंचाई व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी, पर वो नगण्य दिख रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह केंद्र की परियोजना है। राज्य सरकार का इस समय हस्तक्षेप रहता है, लेकिन यह संचालित केंद्र से होती है। तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर केंद्र में बनती है और राज्य सरकार की गठजोड़ रही, तो मलय डैम आने वाले 2024 के बाद यह बन के आपके हाथों में रहेगा और मलय डैम का पानी तमाम किसान भाइयों के खेतों तक पहुंचेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि पलामू जिले में एक BCCL रेहला को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा औद्योगिक घराना नहीं है, कोई भी ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लोगों को रोजगार दिया जा सके? तो इस संदर्भ में आपकी सरकार क्या सोचती है या आप क्या सोचते हैं? आप जब अपने उच्चस्थ पदाधिकारियों से बात करते हैं या फिर आप जब, जैसा कि आपने बताया कि आप पांकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, तो आपके दिमाग में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने, औद्योगिक घराने को डेवलप करने को लेकर जहाँ के बहुत सारे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिले, तो उस दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं या आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि रेहला फैक्ट्री को छोड़ के पलामू जिला में कोई भी ऐसा औद्योगिक प्लांट नहीं है जिससे युवा अपने रोजगार के अवसर के रूप में देख सकें। लेकिन मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम जैसे युवाओं को मौका मिला, अगर रुद्र शुक्ला कभी विधानसभा विधायक बन के गया, तो मेरी पहली प्राथमिकता पलामू में रहेगी कि उद्योगों का अंबार लगे। हमारा क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, यहाँ पे मिनरल भी हैं, यहाँ भी कोयला भी है, सारे चीज हैं, पर अभी तक पलामू जिला इससे अछूता रहा है और झारखंड का जंगली इलाका, संथाल जैसे इलाके इससे अछूते रहे हैं। तो मुझे आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर पहल कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि औद्योगिक घरानों के लोग, उद्योग करने वाले बड़े बड़े व्यवसायी अब झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। तो वो आना चाहते हैं और यहाँ प्लांट लगाना चाहते हैं, यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। पहले वो इस डर से नहीं आते थे कि यहाँ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, जिससे वो अपना उद्योग यहाँ लगाने से कतराते थे। लेकिन आज झारखंड की परिदृश्य वर्तमान में बदला है और मुझे आशा और विश्वास है कि पलामू सहित पूरे झारखंड में उद्योगों का जाल बिछेगा और युवाओं के हाथों में रोजगार होगा। आपको क्या लगता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पलामू में एक विधि आयोग, विधि विश्वविद्यालय या विद्यालय, महाविद्यालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इस बारे में क्या आप प्रयास करेंगे यहाँ एक विधि महाविद्यालय की स्थापना की जाए? बिल्कुल, हम चाहेंगे। पलामू और जवान भूमि है और पॉलिटिकल राजधानी कहा जाता है, तो यहाँ विधि महाविद्यालय का निर्माण तो सर्वप्रथम होना ही चाहिए। और हम इस पे आज आपसे साक्षात्कार करने के संदर्भ में यह मेरे सामने आया है, ये दिमाग में हमेशा रहा, लेकिन इसे हम लोगों ने प्राथमिकता के रूप में शायद नहीं रखा, जिसका परिणाम है कि अभी तक विधि महाविद्यालय नहीं बन सका। लेकिन मैं आज विश्वास दिलाता हूं, इस पर हम लोग भरपूर पहल करेंगे। हम सरकार को जरूर इस पर लिखेंगे, यहाँ विधि महाविद्यालय पलामू जिला में बनना चाहिए, जिससे यहाँ शिक्षा में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बड़े रूप में स्थापित हो सके। पांकी विधानसभा में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वर्तमान समस्याएं हैं जिनके लिए आप संघर्षरत हैं और उस पर सार्थक पहल है तो आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं इस विधानसभा से पूर्व में चुनाव लड़ा और लगातार कार्यरत हूँ। ग्राम स्तर से पांकी विधानसभा के 65 पंचायत 326 बूथ पर मुझे घूमने का अवसर प्राप्त होते रहा है। मेरी प्राथमिकता, मैंने जैसे कहा कि मैं किसान पुत्र हूं और किसानों की बात करता हूं। आप पांकी जाइए, बराज डैम के रूप में बना हुआ आपको पांकी बराज के रूप में दिखेगा, जो करोड़ों की लागत से बन के तो कई वर्षों से तैयार है, लेकिन इसमें सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं हो सकी हैं। कारण है कि तटबंध को बांधा नहीं गया और उन उपयुक्त व्यवस्थाएं नहीं की गई। आप पांकी चले जाइए, सिंचाई के जितने बिल्डिंग हैं वो जर्जर अवस्था में गिर रहे हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि पांकी विधानसभा की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो, वहां किसानों के हाथों में रोजगार के रूप में खेती का पैमाना आगे बढ़े,
दूसरा बात, मैं युवाओं को उद्योग के रूप में कुछ ऐसा स्थापित कर सकूं जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके। महिला बहनें हमारी सखी मंडल के रूप में वहां काम करती हैं। सखी मंडल की महिलाएं छोटे रूप में कुटीर उद्योग करती हैं, उसे बड़े उद्योग के रूप में विकसित कर सकूं, यह मेरा प्राथमिकता में है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि झारखंड में 4 सालों से आपकी सरकार विगत हर एक दिशा में कार्य कर रही है, तो क्या आपने कभी इस मुद्दे को, जो हमारा पांकी बराज डैम का मुद्दा है, इस मुद्दे को क्या आपने प्रदेश सांगठनिक स्तर तक रखा? और अगर रखा तो इस पे सांगठनिक स्तर पे 4 साल में तो हमें कोई विगत प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। तो क्या आप जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले समय में जब 2024 में आपके लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें इंडिया अलायंस जीतेगा, और बाद में जब 2024 के एंड में जब राज्यसभा चुनाव होगा तो भी फिर आपकी सरकार बनेगी, इसके बाद इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाया जाएगा? क्या आप जनता को विश्वास दिला सकते हैं, या फिर अभी जो 1 साल का समय बचा हुआ है इस बीच में कोई आप सार्थक कदम उठाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात कहता हूं कि पांकी विधानसभा में वर्तमान भाजपा के विधायक हैं और हमने पहल किया पांकी बराज पे हमने पहल किया है, सरकार को लिखा है, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक सिर्फ सलूफा पढ़ने में रह गए। उन्हें विधानसभा में जाने का जनता ने मौका दिया था। विधानसभा के माध्यम से उन्होंने कभी भी न सिंचाई की बातें की, न युवाओं की रोजगार की बातें की, न शिक्षा की बातें की, न महिला सशक्तिकरण की बातें की, न उद्योग की बातें किया। लेकिन हम लोग मैं विधायक तो नहीं हूं जो विधानसभा से उलगुलान कर सकूं और वहां अपनी बातों को सरकार से मना सकूं, लेकिन मैंने सरकार को पत्र के माध्यम से लिखा है और सरकार ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस विषय पर जांच चल रही है। जब मैंने एक आवेदन दिया उस समय से वो जांचें चालू हुई हैं, मुझे पता है। विभाग ने मुझे बताया कि नहीं, उस बराज पर काम हम लोग कर रहे हैं। रही बात युवाओं के रोजगार की पांकी विधानसभा में, तो उस पर लगातार युवाओं से गोष्ठी हो रही है, सरकार से भी गोष्ठी, सरकार भी पहल कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारा विधानसभा में विकास की लहर हम लोग के विधायक बन के आने पर जरूर दौड़ेगा। जैसा कि आप युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि युवाओं में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने में कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था, जो शैक्षिक माहौल है हमारा, यह भी कहीं न कहीं बाधक बन रहा है? और जो झारखंड सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, क्या वह नीति या राज्य सरकार की जो अभी जो प्रयास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा जो शैक्षिक दिशा में पहल किए जा रहे हैं, क्या यह मतलब कि सक्षम है कि यहाँ के लोगों को कोई स्किल डेवलपमेंट योजना में ट्रांसफ़र करके उनका स्किल डेवलपमेंट करके और कुछ उनको रोजगार दिया जाए? देखिए, शिक्षा व्यवस्था सबसे अहम व्यवस्था है, क्योंकि शिक्षा है तभी आप समाज का कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। झारखंड सरकार लगातार इस पर बैठक कर रही है। आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े जितने भी शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं, विभिन्न उनके विख्याताओं से जो शिक्षा विभाग के जानकार हैं, उनके साथ बैठक हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी लगातार बैठक हो रही है और ऐसा दिशा निर्देश राज्य के विभिन्न जिलों में यहाँ के उपायुक्तों को और शिक्षा विभाग को दी गई है। हमने 1-2 लेटर देखा है जिसमें यह आया है कि नहीं, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था, सरकार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन जो कमियां हैं, अगर हमारी सरकार में भी अगर शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं तो मैं जरूर उन पर उंगली उठाता हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अगर शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं होगी तो मैं सरकार के विरोध करने में भी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि शिक्षा है तब हमारा क्षेत्र विकसित है। चलिए, बहुत बेखूबी से अपने बेबाक तर्कों से आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आशा करते हैं कि आप 2024 के विधानसभा चुनाव में आप भावी प्रत्याशी बने और जीत दर्ज करें। इन्हीं शुभाशीषों के साथ मैं भी आपको तहे दिल से आभार और धन्यवाद कंचन शुक्ला जी को देता हूं कि आप चौथे लोक स्तंभ के रूप में समाज का दर्पण बन के हमारे बीच उपस्थित रहे और जो मूलभूत समस्याएं आपने उठाया है, यह समाज की वो समस्याएं हैं, वह ज्वलंत मुद्दाएं हैं जिससे समाज का विकास हो, युवाओं का विकास हो, महिलाओं का विकास हो। तो इस सभी सवालों के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।